नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन इन क्वेश्चंस के मैं जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपका बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. हयूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये भी आपने याद रखना है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो आपके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था और कांग्रेस के प्रथम बम्बई अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ जाने के कारण अधिवेशन जो था वो बम्बई में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन जो था वो बॉम्बे में हुआ था 1885 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किसकी शासन प्रणाली में क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था? द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडियन ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो आपका लॉर्ड लिनलिथगो के शासन प्रणाली में क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था। आपको पता होगा जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 में भारत आया था। ये आपको पता होगा ब्रिटेन ने भारत का युद्ध में सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स को घोषणा के मसवीदे के साथ भारत भेजा था। और क्रिप्स प्रस्ताव की जो प्रमुख सिफारिशें थी वो क्या थी? वो थी कि युद्ध के समय एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसमें पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि ये एक आगे की तारीख का चेक, पोस्ट डेटेड चेक था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला वाकया जोड़ दिया था। ये भी आपने याद रखना है। तो क्रिप्स मिशन जो था 1942 में वो लॉर्ड लिनलिथगो के शासन प्रणाली में ये भारत आया था। कब आया था? 1942 में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? वो इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, और राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो होता है वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करते हैं। और जो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे वो श्री एस पी कृष्णामूर्ति राव थे। ये भी आपने याद रखना है। और जो राज्यसभा का पहली बार जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। और केवल राज्यसभा को ही अधिकार प्राप्त है कि वे संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन कर सके। और केवल राज्यसभा को ही अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है। और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए, और इसकी जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। और इसके जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवा अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इस काल राज्यसभा के जो प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि संसद का निचला सदन कौन सा है, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद का निचला सदन कौन सा है, लोकसभा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा जो है वो संसद का निचला सदन है। आपको पता होगा कि लोकसभा जो है वो आपका संघीय संसद का निम्न और लोकप्रिय सदन है, और इसकी जो अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है। वर्तमान में जिसकी व्यावहारिक सदस्य संख्या है वो 545 है, और निर्वाचकों की आयु जो है वो आपकी 18 वर्ष है। और सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए, इसी भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत वे किसी भी पद पर धारण न किए हुए हो। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा जो है वो आपका संसद का निचला सदन है और लोकप्रिय सदन है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया कि लोक निधि का अभिभावक कौन है, वो इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो है कैग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये लोक निधि का अभिभावक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो है कैग का जो वर्णन है वो आपका अनुच्छेद 148 से 151 तक है। और नियंत्रक महालेख परीक्षक जो नियुक्ति करती है, कैग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्था होगा। और इसकी जो कैग की जो पद ग्रहण करने की जो तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो भी अवकाश ग्रहण कर लेगा। ये आपने याद रखना है। 6 वर्ष तक इसकी 6 वर्ष तक इनकी पद ग्रहण करने की तिथि होगी। जब वो पद ग्रहण करेंगे उससे 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा, और 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है और अवकाश ग्रहण कर लेगा जब वो 65 वर्ष का हो जाएगा। और ये निवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। और नियंत्रक महालेख परीक्षक जो है वो आपका सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोक निधि का अभिभावक कौन होता है, ये कैग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नीति आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आपको पता होगा नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा की महत्तम जनशक्ति कितनी है, तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। 552 जो है वो लोकसभा की महत्तम जनशक्ति है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो 552 है। और भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 89 कहता है ये। और लोकसभा आपको पता होगा ये निम्न और लोकप्रिय सदन है। इसकी अधिकतम संख्या सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए सदस्य की, 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। जो भारत की संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 ये कहता है। 79 जो है अनुच्छेद ये कहता है, आपने कन्फ्यूज नहीं होना है 79 और 89 में। अनुच्छेद 79 जो है 79 जो है वो आपका भारतीय की संसद जो है वो राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। उसके बाद है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी। ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। आपको पता होगा कि राज्यसभा जो एक स्थायी सदन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वो कौन थे, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। ये आपने नोट कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि डैश की परामर्श पर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। तो प्रधानमंत्री जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रधानमंत्री की परामर्श पर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि केंद्र मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश को उत्तरदायी है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है लोक सदन जो है हाउस ऑफ द पीपल के प्रति वो उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोक सदन को उत्तरदायी है। आपको पता होगा मंत्री परिषद यदि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये भी आपने याद रखना है। और मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे और उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। और 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की जो कुल संख्या का 15% या 12 होगी। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि रेलवे विषय है। रेलवे इज ए सब्जेक्ट ऑन द। तो ये संघ सूची का है, यूनियन लिस्ट का है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेलवे जो है वो आपका संघ सूची का विषय है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति डैश द्वारा होती है। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई। तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है? 75 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा उच्च न्यायालय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 ये कहता है, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करती है। यह अनुच्छेद 231 कहता है। और वर्तमान में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली में अपना एक उच्च न्यायालय है। उसके बाद बात करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, प्रत्येक उच्च न्यायालय के में एक प्रमुख न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है, तथा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लेना पड़ता है। और इसकी जो योग्यता होती है वो भारत का नागरिक होना चाहिए न्यायाधीश की, और कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो। तो इस कार्यकाल की बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, और उनके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, उच्चतम न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, तो न्यायाधीशों की जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष तक होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।